हेलो दोस्तों, तो मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं स्टडी विद निशांत में। और आज हम लोग पेपर 1 की यूनिट 1 के अगले हिस्से नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक सवाल मन में उभर सकता है कि आखिरकार मैं ये जो नोट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो इतना डिटेल में क्यों है। तो गाइज, आप लोग जब प्रश्न की प्रवृत्तियों को देखेंगे यूजीसी के द्वारा जो पूछे गए हैं नेट के पेपर में, तो आप ये गौर करेंगे कि जो सिलेबस दिया गया है पेपर 1 में और जो सवाल पूछे जाते हैं वो सेम नहीं है। कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा डीप हो जाती हैं। इसीलिए चीज़ों को भास्ट में पढ़ लेना एक दो दफ़ा बहुत ही आवश्यक होता है और उसके बाद ही प्रीवियस ईयर सवाल को बनाना ज़्यादा तर्क संगत होता है। इसलिए मेरा यह प्रयास होगा कि सर्वप्रथम चीज़ों को न सिर्फ डिटेल में मैं समझा सकूं आप लोगों को तर्क संगत और सरल भाषा में, साथ ही साथ प्रश्न जो प्रीवियस ईयर हैं उसको, और मैं खुद के अपने मॉडल क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके इसको डिस्कस कर सकूं। तो गाइज, चलिए आज के क्लास प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ टीचिंग क्या है। तो टीचिंग के बारे में गाइज हम लोग ये जानते हैं कि यह सामाजिक और मानवीय फैक्टर से प्रभावित होते हैं और यह अपने आप में एक कला और साइंस दोनों है। और गाइज, हमने इसकी चर्चा कल पहले भी अपने पहले क्लास में कर ली है। और आज हम यह देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में और किस किस रूपों में शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। यह फॉर्मल होता है, जो बहुत ही फॉर्मल वे कह सकते हैं, एक ऐसा तरीका जो प्री डिटरमाइंड है, सेट बिहेवियर है जो रिकॉग्नाइज्ड है, और इनफॉर्मल कहीं पर्सनल है, इसमें पर्सनलाइज हो जाता है चीज़। और इनफॉर्मल का अर्थ ही है गाइज कि जहाँ पे कोई बाध्यता ना हो, कोई बंधन ना हो कि एक पार्टिकुलर वे में आपको बिहेव करना है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही स्वतंत्र होंगे आपस में डिस्कस करने के लिए, उनके अपने तौर तरीके होंगे। और डायरेक्शनल दिशा निर्देशन, इंस्ट्रक्शनल लगभग वही चीज़ें हैं गाइज। और फॉर्मेशनल ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन। कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में चर्चा हम लोग गाइज पहले भी कर चुके हैं। कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक खास माहौल में बच्चे को एक पार्टिकुलर हैबिट को एक्वायर करने के लिए, एक पार्टिकुलर गुण को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं इंडोक्ट्रिनेशन एक सेट बिहेवियर है, एक तरह का इनफोर्स डिसिप्लिन लाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे में अनुशासन आए और उसके अनुशासन के साथ ही वह नए गुणों का विकास करे और पढ़ाई करने की इनकी क्षमताओं का उसमें विकास हो सके। और टॉकिंग, बातें करना, शोइंग, चीज़ों को प्रस्तुत करके दिखाना, और अन्य रिमेडियल, रिमेडियल का अर्थ यहाँ पे गाइज कि प्रैक्टिकल करने के बाद और जो गलतियाँ होती हैं, अगर किसी टास्क को शिक्षक देते हैं बच्चों को करने के लिए और उसमें जो गलतियाँ अगर बच्चे करते हैं तो शिक्षक उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये रिमेडियल भी है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग ऑफ एक्शन क्या है कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ फॉर्म एंड रिलेटेड टू सेलेक्ट लैंग्वेज अंडर द प्रिवेलिंग टीचिंग। इट इज़ गाइज, इसका अर्थ यह है कि टीचिंग अपने आप में एक प्रक्रिया है जो सेलेक्टेड लैंग्वेज में दी जाती है। और इसके अनेक तरह के प्रकार हैं, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स हैं। जिसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल एक्टिविटी। इसमें सर्वप्रथम है गाइज कि जो शिक्षक होते हैं उनका अपना एक पेशा होता है। एक पेशे का उद्देश्य होता है कि सम्मान और पैसे और रुतबा इत्यादि को प्राप्त किया जा सके। और साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म में सिर्फ शिक्षक का ही विकास नहीं होता बल्कि बच्चे का भी विकास होता है। और उसके लिए शिक्षक का मूल्यांकन समाज के द्वारा भी होता है, और शिक्षक के द्वारा शिक्षक के कार्यों का और शिक्षक ने जो बच्चे में इनपुट दिया है, जो प्रयास किया है, उसका क्या आउटकम आया है, तो इसका भी मूल्यांकन गाइज होता है। इसलिए अपने आप में एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है और इंटरैक्टिव प्रोसेस है कि आगे हम जब देखते हैं कि टीचिंग इज हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस कैरिड विद पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इंटरैक्टिव हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज हो रहे हैं दो सब्जेक्ट के बीच में। तो स्पेशलाइज टास्क है आगे, इट इज़ ए स्पेशलाइज टास्क एंड कैन बी ए सेट ऑफ स्किल। स्पेशलाइज इसलिए गाइज क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना स्पेशलाइजेशन होगा
और जो पहले से टीचर जिसने अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया है वही देने के लिए सक्षम होगा। इसीलिए इट रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी एज वेल फ्रॉम द लर्नर साइड। अगर लर्नर समुचित तरह से अपनी ऊर्जा और अपना यथोचित समय नहीं दे रहा तो वो उस चीज़ों को एक्वायर नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। और आगे देखते हैं कि एलोकेटिंग रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम, यही चीज़ें हैं सारी गाइज। और कम्युनिकेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्ट मोर एंड यू विल गेट मोर। इसमें गाइज कि अगर आप जितना ज़्यादा इनपुट डालते हैं उतना ज़्यादा आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समाज आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है और उसका आउटकम भी बेटर होगा। और हम इस तरह के तरीक़ों एक्सपेक्टेशन का क्या मूल्य है, किस तरह से ये कार्य करता है, ये अपने कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में हम देख सकते हैं। पास्ट रिकॉर्ड्स जो टेस्ट जिन बच्चे ने स्कोर किया है तो जो अच्छे करते हैं उनसे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, तो इसको हम देखते हैं। गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो यहाँ पे नोट्स पढ़ते हैं और जो यूजीसी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया उसका जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन क्यों है, इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है। गाइज जो पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड है या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, आप देखेंगे कि मेजर यूनिवर्सिटीज़ में जो पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्री पीएचडी कोर्सेज होते हैं, उसमें जो सिलेबस दिया गया है वही सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पे पेपर 1 के यूजीसी नेट के पेपर 1 में आपको टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में सब्जेक्ट बहुत भास्ट नहीं है, पर जिस तरह का टॉपिक दिया गया है गाइज वो उसको यूजीसी अपने ढंग से एक्सपैंड करके, टीचर अपने ढंग से एक्सपैंड करते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, तो उन चीज़ों को जान लेना कि शिक्षक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है गाइज। तो हम लोग प्रीवियस ईयर को जब बनाएंगे तो उसको देखेंगे किस तरह से अलग अलग सवालों को हम लोग डील करेंगे। तो चीज़ों को यहाँ पे मेन हम लोग समझने का फ़िलहाल प्रयास कर रहे हैं। और ये आगे देखते हैं कि रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट्स एंड वेज ऑफ लर्निंग। तो जो अलग में जो पीपुल्स हैं वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग अपने, चाहे वो लेबोरेटरी हो या फिर कॉलेज क्लासरूम हो या स्कूल्स हो, यहाँ पे अपने टैलेंट से अपनी क्षमताओं से भी खुद सीखने का प्रयास करते हैं। उनके अपने मोटिवेशंस होते हैं। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मास्टरी लर्निंग लेट स्टूडेंट्स। तो जो चूँकि अगर शिक्षक अच्छे हैं और वो हर एक विद्यार्थी के साथ मुखातिब होते हैं और उनके बच्चे के व्यक्तित्व के अनुसार अपने जो उनके अपने लेक्चर हैं उसको वो ढाल लेते हैं, जो चाहे वो एग्जाम्पल हो, चीज़ों को समझाने का रवैया हो, या फिर अपने बिहेवियर में शिक्षक के अपने बिहेवियर में चेंज लाने का प्रयास हो। ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसीलिए पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे को और अत्यधिक सीखने के लिए प्रेरित करती है और अच्छा बेहतर बनने में योगदान देती है। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो कौन कौन से प्रभावी कारक हैं जो शिक्षक प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें टीचिंग प्रोफेशनलिज्म, सूटेबल इन्वायरमेंट हो और स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में रिलेशनशिप बढ़िया हो, वगैरह वगैरह। लर्नर्स के मेजर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो एक अच्छे विद्यार्थी के हम लोग एक अपने अनुभव से भी जानते हैं कि कि एक अच्छे विद्यार्थी का क्या गुण हो सकता है बेटर वे में चीज़ों को डील करने का। वो अपने आसपास के वर्ल्ड से इंगेज होता है, ना कि अलूफ होता है। और क्वेश्चंस एवरीथिंग, वो हर एक सवाल, चीज़ों को जो भी देखता है उसके लिए सवाल पूछता है। थिंक फॉर देमसेल्फ, और वो चीज़ों के बारे में सोचता है और इंक्वायर करने का प्रयास करता है और उसकी अपनी यह इच्छा होती है कि वो चीज़ों को जाने। तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, वो कहीं इन्फोर्स नहीं किया जा रहा बाहर से, बल्कि वो खुद अपने आप में प्रेरित करके उन सवालों को ला रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब स्व इच्छा अपनी व्यक्ति में अपार ऊर्जा होती है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, और जब अपनी इच्छा अपनी स्वतः इच्छा हो जो बाह्य तौर पे से प्रभावित ना हो या फोर्स नहीं किया जा रहा हो, तो वहाँ पे सीखने और विकास करने की संभावना बहुत वृहद हो जाती हैं। तो ऐसे विद्यार्थी अपने ही लिमिट को जो बनाते हैं, उस लिमिट को वो तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उनमें दृढ़ इच्छा होती है ताकि कि वो सफल हो, उनमें यह मोटिवेशन होती है, उनमें वह अनुशासन होती है, वो उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और एक्सरसाइज देयर माइंड एंड बॉडी, वो अपने बॉडी और माइंड को दोनों को रेगुलेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कल्टिवेट गुड हैबिट्स, नो हाउ एंड व्हेन टू आस्क, वो जानते हैं कि कब मदद मांगनी है, कब मदद नहीं मांगनी है, और वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और वो नए नए रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं, और उन रिस्क से लाभ भी उन्हें मिलता है। अगर हानि होती है तो उससे वो सीखने का प्रयास करते हैं।
वही देखते हैं कि लर्नर के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये एक तरह का डिजाइनिंग है कि लर्नर के खुद का जो सीखने की जो कला है, जो सीखने की क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी अपने व्यक्तित्व का एक डिजाइनिंग होता है। वो डिजाइनिंग क्या है, तो एक अच्छा विद्यार्थी सर्वप्रथम उसमें जो जो मेजर कैरेक्टर है उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं एक अच्छे विद्यार्थी को। एज, जेंडर, मैचुरेशन, लैंग्वेज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड, स्पेसिफिक नीड्स, पार्टिकुलर स्किल्स, डिसेबिलिटीज, इम्पेयरमेंट टू लर्निंग। गाइज हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एज का फैक्टर, लिंग का फैक्टर, या फिर उम्र में बढ़ोतरी के साथ जो अनुभव प्राप्त होता है वो भाषाई या सामाजिक और आर्थिक ढांचा और कल्चरल बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इत्यादि ये तय करते हैं कि एक विद्यार्थी की सीखने की क्या क्षमता हो सकती है, कितना वो इसको उसमें है डेवलपमेंट का। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर एजुकेशनल एंड लर्निंग रिलेटेड विद सच लर्निंग गोल्स और प्रायर नॉलेज, एजुकेशनल टाइप, एजुकेशनल लेवल। तो विद्यार्थी के अपने एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर इसी चीज़ों से निर्धारित होते हैं जो फैक्टर का डिस्कशन हमने अभी किया है। भाई आगे चलते हैं, देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल के को डिटरमाइन करते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। बौद्धिक क्षमता जो एक विद्यार्थी में होती है उसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च और ओपन क्वेश्चन के लिए चीज़ें खुली होती है। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो विद्यार्थी हर चीज़ों को देखता है और उसे प्रश्न की निगाह से देखता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक रिसर्च का भी स्कोप बनता है। और जहाँ पे रिसर्च होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सवाल के पूछने का ना तो कोई सीमा होगी और ना ही कोई लिमिटेशन होगा किसी भी तरह का, और ना कोई बंधन होंगे, ना कोई पाबंदियाँ होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो सुधार की जो गुंजाइश होगी, जो सीखने की भी गुंजाइश होगी, वो भी बहुत अत्यधिक होगी। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कॉन्स्टेंटली डील विद डिफरेंट जो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं वो अपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से डिलीवर करते हैं, और वो भी लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करती है। पैस्लर, मैकडेनियल एंड रोहरर्स एंड बिजगॉर्क 2009 में इन्होंने कॉन्क्लूड किया कि जो लर्निंग स्टाइल्स अप्रोच है, जो सीखने की तरीका है, अभिवृत्ति है, वो लैक करती है क्रेडिबल एडिबिलिटीज इन आवर ओपिनियन। यह कहते हैं कि जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सीखने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं एक उसको उसको सेट वे में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। उसको एक 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 फिक्स, यानी कि कह सकते हैं कि मान के चलिए कि जैसे आप किसी चीज़ को निरूपित कर देते हैं, धारणा बना लेते हैं क्या ये चीज़ ही है, मगर यहाँ पे यह कहा जा रहा है पैस्लर, मैकडेनियल, रोहरर और पेजगॉर के द्वारा कि विद्यार्थी की सीखने की जो अभिवृत्ति है उसे कोई फिक्स नाम नहीं दिया सकता, उसके लिए कोई फिक्स विचार नहीं बना के रखा जा सकता है कि लर्नर की यही मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स और यही चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। अन्य फैक्टर भी हो सकते हैं। तो आगे जाके हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लर्नर जो है कि ये सिद्धांत असल में यह व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है कि असल में विद्यार्थी जो सवाल पूछते हैं और असल में वे जो चाहते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए ये सीखने की जो यह लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अपने आप में डूबियस है, अपने आप में संशयवादी है, और यह एक पूरी तरह से सही सिद्धांत नहीं है कि विद्यार्थी की सीखने की जो अभिवृत्ति है वो पूरी तरह से उनके अपनी क्षमताओं से निर्धारित होती है। और आगे है कि लर्नर जो है सीखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं पसंद करते हैं, बल्कि उन्हें अलग अलग तरीक़ाओं से समझाना पड़ता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हो या एक्सप्लेनेशन हो या फील्ड सर्वे कराना हो या फिर उन्हें खुद प्रोजेक्ट पे लगाना हो, प्रोजेक्ट देना हो, वगैरह वगैरह तरीका हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, टेक्नोलॉजी की ने भी सीखने में काफ़ी बढ़ोतरी की है। जैसा हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे कुछ साल पहले ही, 5 से 10 साल पहले ही इंटरनेट कितना महंगा हुआ करता था, और ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही अपने आप में बहुत ही रेयर चीज़ थी।
रेयर तो नहीं, लेकिन जनरलाइज्ड उस तरह से जनरलाइज्ड भी नहीं थी जैसे कि आज के समय है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग ने अभी के वातावरण को, इन्वायरमेंट को बहुत ही प्रभावित किया है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो मेटा डाटा फील्ड्स है, क्लस्टर गैदर, जो बड़ा जो हम लोग का, जैसे कि पार्टिकुलर विद्यार्थी है, उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना है और वो चाहता है कि वो सारे सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो यूनिवर्सिटी ने मेटा डाटा बना के रखा हुआ है, लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है ऑनलाइन, जो चाहे वो एक्सेस कर सकता है। जो रिसर्च करना चाहता है वो यूजीसी की शोध गंगा वेबसाइट से जाके बहुत सारी सामग्रियाँ, भारत में आज तक जितनी भी शोध हुई हैं, वो सबका डिजिटाइजेशन हुआ है, उसको वो जान सकता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि मेटा डाटा का अर्थ है यहाँ पे गाइज बहुत बड़ी डाटा, जो इंटरनेट पे आधारित हो, जो टेक्नोलॉजी पे आधारित हो, जो क्लाउड सिस्टम पे स्टोरेज हो, जैसे हम लोग का ड्राइव हो वगैरह वगैरह हो। तो आगे हम लोग गाइज देखते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि यह फिगर अपने आप में पूरी तरह से साफ साफ तो गाइज नहीं है, मैं प्रयास करूँगा कि पिक्चर में और क्वालिटी लाने का प्रयास करूँ, लेकिन ये एक तरह से इंडिकेटिव वे में मैं ये कहा जा सकता है कि लर्नर के जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके मोटिवेशन पे निर्भर करती है, उनके वैल्यूज क्या हैं, उनके पारिवारिक संस्कार, उनके उद्देश्य क्या है, कि मेरे सीखने का उद्देश्य क्या क्या है, मैं क्यों ये सीखूं। इसीलिए जो उम्मीद होती है, जिस तरह का उम्मीद, जो लेवल होता है उम्मीद, उसी के अनुसार विद्यार्थी नए नए स्किल्स को और नॉलेज को एक्वायर करता है, सीखता है। और कैग्निटिव इवैल्यूएशन एंड इक्विटी, विद्यार्थी में अब सीखने के बाद अपने आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सम्मान और प्रेम का भाव उभर के आता है। तो वो कहीं ना कहीं कोग्निटिव स्किल में आता है। जो समभाव, अगर किसी में समभाव की का भावना अगर शिक्षा उत्पन्न करता है, और समभाव के बाद उससे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे कॉग्निटिव स्किल कहा जा सकता है। और इवैल्यूएशन इनइक्विटी, अगर विद्यार्थी सीख रहा है और उसका असल में मूल्यांकन, उसके गुणों का मूल्यांकन समाज सही ढंग से करती है, तो कहीं ना कहीं वो उसके मोटिवेशन को, उसके पर्सनालिटी को निखारने में भी भूमिका निभाती है अच्छे से। तो कोई अगर लक्ष्य के भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, परंतु उसका एक्सपेक्टेशन है, स्वयं का एक्सपेक्टेशन है कि उसको वैल्यू मिले अच्छे से, या फिर वो अच्छा मार्क्स ला रहा है, या फिर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको अप्रिसिएट किया जाए। तो कुछ इस तरह के भी विद्यार्थी होते हैं, तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है। और इक्विटी का भाव, कि महिलाएं हैं और टॉप कर रही हैं, तो उनको भी सम्मान के भाव से लिया जाए, देखा जाए समाज में उनकी छवि को। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं लर्नर के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स को। और आगे देखते हैं कि विद्यार्थी किस तरह का एफर्ट डाल रहा है चीज़ों को सीखने के लिए, और एफर्ट डालने के बाद कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और जो कि अंततः रिजल्ट के रूप में, कॉन्सिक्वेंसेज के रूप में हम लोगों के सामने आता है। और इन्वायरमेंटल इनपुट्स क्या है, कि वो कौन कौन से बाह्य फैक्टर हैं जो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करते हैं। तो मोटिवेशनल डिजाइन एंड मैनेजमेंट, जो विद्यार्थी के ऊपर समाज का, फैमिली का, या फिर उसके अपने पीयर्स ग्रुप का जो दबाव होता है, विद्यार्थी स्वयं ही किस तरह से झेलता है, या फिर किस तरह से वो उन चीज़ों को देखता है। जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उसको नकार देता है, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, खामियां हैं, और कोई अन्य उसको दिखा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अपने डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के भी इसको बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सेकेंड है लर्नर को जो प्रभावित करती है, वो है लर्निंग डिजाइन एंड मैनेजमेंट। विद्यार्थी स्वयं ही जो चीज़ों को सीखता है, तो उसको एक चीज़ों को सीखने में कहाँ पे उससे कमी होती है, कि वो चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाता है, या फिर वो कौन सा चीज़ है जहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो क्यों कंफर्टेबल है, कौन सा उसका मजबूत फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद विद्यार्थी जो सीख रहा है, वो अपने आप के गुणों को मूल्यांकन करता है, और उसी के अनुसार अपनी सीखने की क्षमता को वो डिजाइन करता है, चेंज करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और कंटिजेंसी डिजाइन एंड मैनेजमेंट की, इसमें विद्यार्थी समय के अनुसार चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं, और उन चैलेंजेस में विद्यार्थी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कोई महामारी ही है, जो हम लोगों की कोरोना महामारी से पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है, परंतु कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने टॉप किया, कुछ लोगों ने वो सर्विस ले लिया जो वो चाह रहे थे। तो गाइज हम लोग ये देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, कि ये तीनों किस तरह से एक किस तरह से विद्यार्थी के वैल्यू को, और विद्यार्थी की लर्निंग कैपेसिटी को, और बाह्य वो चैलेंजेस जो विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं, वो किस तरह से विद्यार्थी को निखारने का कार्य करती है।
तो गाइज आज का ये जो पहला हम लोग का टॉपिक था, ये यूनिट 1 के पार्ट 2 से संबंधित लर्नर के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स के। आज गाइज इसको यहीं समाप्त करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए गाइज मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को ला के दे सकूँ प्रस्तुत करने के बाद। तो गाइज अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया वीडियोज़ को, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें।